हेलो दोस्तों, मैं लोक जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकुस इंस्पायर इंडियन पर। आज हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं। यह तस्वीरें जो पिछली क्लास में हम लोगों ने दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ा था, यहाँ नीचे लिखा भी है 1911 में दिल्ली दरबार जो हुआ था उस समय की कुछ तस्वीरें हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि हम उस समय जनता कितनों भी मर मिट रही थी, खाने पीने के लिए मजबूर थी, लेकिन शान और शौकत में अंग्रेज़ों की कमी नहीं हो रही थी। और हो भी क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम आ रहे थे। तो ऐसे में देखिए उस समय का दृश्य। तो यहाँ सैनिक खड़े हुए हैं, यहाँ सब आम जनता है इनको देखने के लिए, और इस तरह दिल्ली दरबार लगाया गया था। देख रहे हैं। चलिए आज कंटिन्यू बात करते हैं। कुछ बातें रह गई थी जब हम स्वदेशी आंदोलन को पढ़ रहे थे, तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ बातें थी, उन बातों को हम आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है, तो दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम आते हैं भारत, दिल्ली दरबार सजता है। तो उसी समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। अब इस अधिवेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अध्यक्ष जो है पंडित विषम नारायण धर चुने गए थे। तो इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? पंडित विषम नारायण धर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जॉर्ज पंचम आए थे, तो इसमें विशेष बात यह है कि यह कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। जो जॉर्ज पंचम थे या कांग्रेस के अधिवेशन जो हो रहा था उसमें जॉर्ज पंचम शामिल हुए। तो आपसे पूछेगा जॉर्ज पंचम किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। और यहीं पर देखिएगा इनके स्वागत के लिए राष्ट्रगान गाया जाता है, और प्रथम बार राष्ट्रगान गाया जाता है। और हमारा राष्ट्रगान हम आप तो जानते ही हैं, जन गण मन है। तो प्रथम बार राष्ट्रगान इनके सम्मान में गाया जाता है, और यह 52 सेकेंड में गाया जाता है। इस बारे में बेसिक जो जानकारी है इसको जानते रहिए कि यह राष्ट्रगान जो होता है 52 सेकेंड में गाया जाता है। तो राष्ट्रगान को अब बात आती है कि कौन लिखा था, तो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसको गाया कौन था उस समय? तो गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा। तो लिखने वाले भी यही हैं और गाने वाले भी यही हैं। आगे बात करते हैं। जब हम राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं। यहाँ राष्ट्रगान की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसी वक्त अपने राष्ट्रगीत के बारे में भी बात कर लें। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम जब आपको बता रहे थे, आपको याद हो तो वंदे मातरम जो हमारी राष्ट्रगीत है इसको 65 सेकेंड में गाया जाता है। देखिए यही क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रगान कितने सेकेंड में पूरा होना चाहिए, या इसे कितने सेकेंड में गाया जा सकता है। सकता नहीं है, गाया जाता है, और इसे कितने सेकेंड में पूरा हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रगान 52 सेकेंड, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है यह 65 सेकेंड में। पहली बार यह गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, कॉमन इनमें क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये भी कलकत्ता अधिवेशन है, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए थे। बस डेट का फ़र्क है कि यह 1896 में गया था और यह 1911 ईस्वी में गाया गया। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और किस में लिखा था? तो आनंद मठ में। हमने ये सब बातें आपको पीछे वीडियो में बता दी हैं, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ी समस्या होगी। मैं यही कहूँगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके सारे वीडियो को देख लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा वीडियो हुआ नहीं है, आप हमारे साथ चलते रहिए, कब पूरा हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा। तो यहाँ देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे आनंद मठ में लिखते हैं इस वंदे मातरम गीत को। इसी को हम राष्ट्रगीत के नाम राष्ट्रगीत हमारे देश का माना जाता है। इसे 65 सेकेंड में पूर्ण हो जाना चाहिए इसका जो समय है। और यह सन्यासी विद्रोह पे, आनंद मठ किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे आधारित है, जो कि 1768 ईस्वी में हुआ था। ये भी कलकत्ता ही, भूलेगा नहीं, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में होते हैं। बस फर्क है 1896 में वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया जाता है, और वहीं 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में राष्ट्रगान को गाया जाता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, और यहीं जो 1911 के अध्यक्ष थे विषम नारायण धर थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, बंगाल जब विभाजन
हुआ था, तो उस पर विभिन्न नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया हुई थी, तो कुछ बातें कही गई तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और इनको समझने के दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की तस्वीर लगी हुई है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बंगाल विभाजन के बारे में कहते हैं कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान गिरा है। जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो इस बात को लेकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं कि बंगाल जो विभाजन है यह हमारे ऊपर वज्र के समान गिरा है। सुरेंद्र अब कैसे याद करेंगे, जब ये पूछ लिया जाएगा किसने कहा था बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान गिरा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद करने का तरीका सुरेंद्र इनके नाम में ही छुपा है। सुरेंद्र अर्थात सुर धन इंद्र, और इंद्र के पास क्या होता है वज्र। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, सुरेंद्र मतलब वज्र की बात हो रहा है। गोखले, गोखले ने कहा था, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो नीचे तस्वीर लगी हुई है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल थी। मतलब बंगाल विभाजन ये एक निर्मल मतलब बहुत बड़ी भूल थी। यह किसका है, तो भूल, भूल में ला, भूल ला है, और यहाँ गोखले में भी ला है। तो इस प्रकार आप मिला के याद कर सकते हैं। बाकी गांधी जी ने भी प्रतिक्रिया दी। तो गांधी जी ने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुआ। गांधी जी का मानना था कि अगर बंगाल विभाजन न किया जाता तो इस तरह लोगों में राष्ट्र भावना उभर के सामने नहीं आती, प्रतिक्रिया नहीं होता, और इतने बड़े स्तर पर राजनीतिक चेतना जो होता है वह लोगों में शायद नहीं हो पाता। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ हमारा स्वदेशी आंदोलन समाप्त होता है। अब हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 लोगों की तस्वीर दिख रही है, एक बाल गंगाधर तिलक जी की है और एक जो है आपको दिखेंगे, इनकी तस्वीर आप तो पहचान ही रहोगे। तो हम आप बात करने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन की। इनका नाम मुझे थोड़ा सा भूल गया, 1 मिनट, बोलते ना कभी कभी दिमाग में होता है। चलिए ठीक है, अब हम होम रूल लीग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसके पृष्ठभूमि की बात कर लें। तो होम रूल लीग आंदोलन, तो इसका पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एनी बेसेंट जी थी। तो जो तस्वीर मैंने दिखाया था वो एनी बेसेंट। 1914 में तिलक जेल से रिहा होते हैं। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस से 2 धड़ों में बढ़ जाती है 1907 के बाद, तो तिलक जी को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया जाता है। हमने आपको बताया था मांडले जेल जब भेजा जाएगा तो उनको 6 साल की सज़ा हुई थी और 1914 में वो छूट के आते हैं। तो तिलक जेल से रिहा होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला लोकप्रिय नेता तिलक जी थे और इन्हें लोकमान्य कहा गया। लोकमान्य इसलिए कहा गया कि आप इन्हें देखेंगे ना कि जब ये जेल से छूट के आते हैं तो जो मजदूर होते हैं, लोग मजदूर होते हैं या समाज का जो उनके समाज के लोग होते हैं, या बोल सकते हैं कि इनके क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं, इनके स्वागत के लिए बग्घी लाते हैं। बग्घी मतलब रथ लाते हैं, इनको बैठाते हैं। यहाँ तक कि जनता इतना उत्साहित हो जाती है कि उस रथ में जो घोड़े लगे होते हैं उस घोड़ों को खोल दिया जाता है और लोग अपने कंधे पे रख कर तिलक जी को भ्रमण कराते हैं। अब सोच लीजिए कितने लोकप्रिय नेता रहे होंगे कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक नेता जो जेल से रिहा हो रहा है और उसको मानने वाले लोग घोड़े को छोड़ दे रहे हैं और अपने कंधे पे बैठा के इनको भ्रमण करा रहे हैं। घोड़े के स्थान पे स्वयं लगकर इनकी रथ को खींचा जा रहा है। तो इसलिए इन्हें लोकमान्य कहा गया। तो इनका पूरा नाम अब बाल गंगाधर तिलक है, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं मुलाकात। फिर जब ये रिहा होते हैं तो ये मुलाकात करते हैं। मुलाकात, तिलक की मुलाकात गोखले से होती है और गोखले से जब गोपाल कृष्ण गोखले से तिलक की मुलाकात होती है तो उसके बाद ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सभी की है, यह पार्टी किसी को दिया गया उपहार नहीं है। चूँकि ये पार्टी से ये लोग निष्कासित थे, तो ये जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं तो ये उनसे बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वह सभी की है,
यह पार्टी किसी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में घुसूंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। तो आपसे पूछेगा ये कथन किसका है कि कांग्रेस पार्टी सभी की है, यह पार्टी किसी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में घुसूंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। तो यह बाल गंगाधर तिलक की है। यह किससे मुलाकात करने पे कहते हैं? तो गोखले जी से मुलाकात करने पर कहते हैं। इसी समय आप देखेंगे जब ये रिहा होकर आते हैं तो इसी समय 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल होती है। तो 1914 में 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इधर तिलक जी रिहा होके आते हैं, इधर एनी बेसेंट की एंट्री होती है, ये कांग्रेस में शामिल होती हैं। और एनी बेसेंट के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। एनी बेसेंट आयरलैंड की मूल निवासी थी। इनका समाचार जो पत्र था कॉमनवेल था। इनका समाचार पत्र कॉमनवेल था और 1893 के धर्म संसद के बाद ये भारत चली आई। जब देखेंगे कि 1893 स्वामी विवेकानंद के द्वारा धर्म संसद में जब भाषण दिया जाता है तो उससे प्रभावित होकर ये भारत चली आती हैं। ठीक है, इनका समाचार पत्र कॉमनवेल था। ये आयरलैंड की मूल निवासी। सर्वप्रथम होम रूल लीग के गठन का विचार दिया था। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक देखेंगे सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना तो करेंगे, लेकिन इसके गठन का विचार किसने दिया था? तो इसके गठन का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने दिया था। तो एनी बेसेंट को आप हम दिखा दे रहे हैं। एनी बेसेंट जी की तस्वीर है। तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की बात सर्वप्रथम कही थी, लेकिन ये स्थापना नहीं कर पाते। उससे पहले ही तिलक जी होम रूल लीग के स्थापना की बात की घोषणा कर देते हैं और कर भी देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। इसी समय आप देखेंगे 1914 में से लेके 1919 तक 6 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चालू होता है। और 1915 ईस्वी में 2 नरमपंथी नेताओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप देखेंगे अब देखेंगे कि 2 नरमपंथी नेता जो थे, एक गोखले थे और फिरोज शाह मेहता। आप देखेंगे ना कि जो फिरोज शाह मेहता हैं और गोखले हैं, दोनों नरमपंथी नेता थे, पहली बात। और दूसरी बात, जब ये तिलक रिहा होते हैं 14 में तो पहले गोखले से मिलते हैं। इस बात को कहते हैं कि मैं पहले माहौल बनाऊंगा, फिर कांग्रेस में घुसूंगा। यह किसी के मतलब जायदाद नहीं है, हम इसमें घुसेंगे और लोगों को अपने बातों से अवगत कराएंगे। तो गोखले भी इनके प्रतिद्वंदी थे। और एक फिरोज शाह मेहता, हम फिरोज शाह मेहता के बारे में बताएं कि मंच पे बढ़े थे, किस तरह 1907 में विवाद बढ़ा और फिरोज शाह के मेहता को किसी ने जूता मार दिया। तो उस चक्कर में तिलक पे आरोप लगा और तिलक को बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से तिलक के जो 2 प्रतिद्वंदी थे, दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो तिलक के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए थे 1915 में। फिर देखेंगे तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की। अब तिलक ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब मेरा रास्ता साफ है। अब ऐसा तो नहीं है, प्रतिद्वंदी है नहीं। तो फिर तिलक का प्रभाव बढ़ने लगा और इन्होंने ऐसा सोचा कि यही अच्छा मौका है कि जब हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सके और लोगों को अच्छे से जागरूक कर सके, हमारी बातें अब सुनी जाएंगी। तो 1916 में देखेंगे कि होम रूल लीग की शुरुआत हो जाती है। तो ये हो गई पृष्ठभूमि। हमको इतना बताना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि समझाने के लिए कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। तो हमने आपको टू द पॉइंट, जो बेहतरीन चीज़ें थी, कंटेंट बेहतरीन थे, शॉर्टकट में बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बता दिया कि होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई, कब वो जेल से छूटते हैं, किन से मुलाकात करते हैं, विचार किसने दिया था। विचार सर्वप्रथम जो दिया था एनी बेसेंट जी ने दिया था। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विचार किसने व्यक्त किया, तो एनी बेसेंट ने। लेकिन होम रूल लीग की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाद में जाके देखेंगे हम आप कि अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल लीग की शुरुआत जो की थी वह एनी बेसेंट ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ, एक मिनट, अब इस तरह होम रूल लीग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि होम रूल लीग जो हम आप बार बार यह शब्द सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है हकीकत में। तो बिना मतलब जाने हम कैसे चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, होम रूल लीग, होम मतलब होता है घर, हम लोग जानते हैं ना, होम मतलब घर होता है, रूल मतलब होता है शासन और लीग मतलब होता है संस्था। इस प्रकार से अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो शाब्दिक अर्थ इसका होगा गृह शासन संस्था।
लेकिन वास्तविक अर्थ की बात करें तो ऐसी संस्था जो गृह शासन, स्वशासन, स्वराज या होम रूल लीग की मांग कर रही हो। तो दरअसल क्या था कि होम रूल लीग जो थी वह स्वशासन की मांग कर रही थी, मतलब बोल रही थी कि हम पर जो शासन हो वो हमारे द्वारा ही लोगों से शासन हो, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हालांकि आप ऐसा नहीं है देश छोड़ के चल जाओ, लेकिन इनका जो इस समय स्वराज का मांग था बस इतना ही था कि हमारे लोग हम पर शासन करें। बाकी आप बाहरी चीज़ आप देखते रहिए, घर में जो घर का शासन है, मतलब हमारे जो देश का अंदरूनी मामला है, इसको शासन करने के लिए हमारे लोग ही शासन में शामिल हो। तो स्वशासन, गृह शासन, या इसे हम स्वराज बोल सकते हैं या इसे होम रूल बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या है यह इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले इसको समझना जरूरी है कि अर्थ क्या नहीं है। तो अर्थ नहीं है स्वतंत्रता। तो मतलब स्वशासन का मतलब ये ना समझिए कि स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। स्वतंत्रता मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता स्वशासन से बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्वशासन से कैसे बड़ा है कि स्वतंत्रता मतलब आप पूरा का पूरा देश छोड़ के चले जाइए, अब हम शासन हमारे तरीके से हमारे देश में हमारे लोगों द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ जो है उसको समझिए। तो स्वराज या स्वशासन, गृह शासन या होम रूल का मतलब होता है प्रशासन या शासन से। तो इसका मतलब होता है स्वशासन का अर्थ है कि इस देश के शासन व्यवस्था में ब्रिटिश नौकरशाही की भूमिका सीमित हो और इस देश की शासन व्यवस्था में भारतीयों की भूमिका बढ़ जाए। तो इस समय जब होम रूल लीग चल रहा था तो इसमें स्वशासन या गृह शासन के बारे में जो जिक्र किया गया था, बस उसका मतलब ये नहीं था कि हमको स्वतंत्र कर दीजिए, बल्कि उसका मतलब ये था कि जो प्रशासन या शासन के द्वारा हम पर शासन किया जा रहा है उसमें जो ब्रिटिश नौकरशाही थे उनको, उनकी जो भूमिका थी उनको सीमित करिए और हमारे लोगों को चुनकर वहाँ पर भेजिए। अधिकारी हो, नौकरशाही लोग हों, वहाँ जब हमारे लोग जाएंगे तो हमारे लोग के द्वारा हम पर शासन किया जाएगा। तो इसे स्वशासन बताया गया। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें हमने लगाई हैं 1916-1918 होम रूल मूवमेंट। देखिए जो चल रहा था, यहाँ पर तिलक जी को आप देख रहे होंगे, यहाँ तिलक जी हैं और यहाँ लोग इनके आसपास हैं। यहाँ देखिए शायद अंग्रेज भी है। तो ये पुरानी तस्वीर है, मुझे मिली तो मैंने सोचा कि आपको दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे होम रूल लीग। अब सर्वप्रथम इस लीग के गठन का विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मैंने अभी पीछे आपको बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको याद कराने के लिए फिर से लिख दिया गया कि होम रूल लीग, इसके गठन का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया 1914 ईस्वी में। कैसे? तो इनका न्यूज़पेपर था कॉमनवेल्थ। तो पूछेगा कि सर्वप्रथम होम रूल लीग क्या विचार किसने दिया? तो सर्वप्रथम होम रूल लीग का विचार जो है एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में ईस्वी में उनके न्यूज़पेपर के माध्यम से कॉमनवेल्थ में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका गठन सर्वप्रथम, तो इसका गठन आप देखेंगे सर्वप्रथम, जैसे विचार तो ये देते हैं लेकिन इसका सर्वप्रथम गठन तिलक करते हैं, इसकी स्थापना। और इसका गठन सर्वप्रथम कहाँ होता है? पूना में। तो देखेंगे कि तिलक के पूना में सर्वप्रथम होम रूल लीग का गठन करते हैं और वर्ष 1916 में 2 साल बाद जब ये विचार 1914 में व्यक्त करते हैं, देखेंगे 2 साल बाद तिलक जो है 1916 में पूना में इसका गठन करते हैं होम रूल लीग का। और कहाँ पर करते हैं? बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन में तिलक ने लीग के गठन की घोषणा की। तो लीग के गठन की घोषणा कहाँ पर की? तो बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन था, तो उसमें तिलक जी ने लीग के गठन की घोषणा की। अब पूना में इसका गठन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, आप यहाँ तिलक जी की तस्वीर देख सकते हैं, इनकी जो न्यूज़पेपर है केसरी, आप इसको देख सकते हैं इनके मेज पे। ठीक है, महान व्यक्तित्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक की लीग, तिलक के लीग जो होम रूल लीग है, जो तिलक द्वारा स्थापित किया गया था, इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसको याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जनरली लोग तिलक को जानते हैं लेकिन इसके अध्यक्ष जो है, तिलक तो इसकी स्थापना करते हैं, अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो जोसेफ बैप्टिस्टा है।
जोसेफ बेप्टिस्टा है और इसके सचिव जो है केलकर चुने जाते हैं, केलकर। और इनके 2 न्यूज पेपर होते हैं जिनके माध्यम से इस लीग का ये प्रचार प्रसार करते थे। एक इनका न्यूज़पेपर था मराठा और एक था केसरी। जो मराठा जो न्यूज़पेपर था वह अंग्रेजी भाषा में छपता था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में। तो इनकी 2 न्यूज़पेपर कौन थे, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। दरअसल आपको एक बात बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया कि मराठा और केसरी के पहले संपादक नहीं थे। आप देखेंगे मराठा का जो पहला संपादक था वह अगरकर जी थे और केसरी के जो पहले संपादक थे वह केलकर जी थे। लेकिन बाद में इन दोनों के संपादक के रूप में काम किया तिलक जी ने और इन्होंने ही इनका सही सदुपयोग किया। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे काम किए, तो इसलिए तिलक जी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो केसरी के प्रथम अगर संपादक पूछे तो केलकर हैं, तो का से केसरी का से केलकर, और मराठा के अगरकर हैं, इसको आप याद रखे रहिएगा। फिर देखिएगा कि सचिव जो है केलकर को बनाया जाता है, अध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा को बनाया जाता है। प्रचार जो है अपने लीग का, ये होम रूल लीग का 2 न्यूज़पेपर के माध्यम से करते हैं, मराठा और केसरी। इस बारे में हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इन समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने अपनी लीग की अवधारणा और आवश्यकता को स्पष्ट किया। ये समाचार पत्र जो थे देखेंगे अपने विचारों को लिखेंगे इसमें और लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोग इनके विचारों से अवगत होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और सुशासन की मांग की बात तेज़ी से लोगों के अंदर आएगी और मांग रखेंगे। लीग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए तिलक कहते हैं कि होम रूल स्वशासन, या इसे हम स्वराज बोलें, होम रूल स्वशासन स्वराज से तात्पर्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ब्रिटिश नौकरशाही के स्थान पर भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन से है। यहाँ देखिए उत्तरदायी शासन से है, तो फिर से आप देखिए इनकी अवधारणा थी कि होम रूल स्वशासन स्वराज से तात्पर्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही जो ब्रिटिश नौकरशाही है उसके स्थान पर भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे कि मतलब नौकरशाही को कम किया जाए, ब्रिटिश नौकरशाही को भारतीय, इस नौकरशाही में भारतीयों को शामिल किया जाए। स्पष्ट है कि स्वशासन या स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। जैसा कि तिलक कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। चूँकि तिलक यह बात कहते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसको उखाड़ फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और ये बात को भली भांति, ऐसा नहीं है कि तिलक नहीं आज़ादी नहीं चाहते थे, लेकिन तिलक बहुत ही परखर नेता थे और दूरदृष्टि को रखने वाले थे। तो उनकी जो सूझबूझ थी वो जानते थे कि अगर कुछ विद्रोह करते हैं तो ये हमको दबा देंगे और फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो लोगों में जो है चेतना को जागृत करने के लिए कि हम सरकार से बचे भी रहे, लोगों में चेतना जागृत हो और बाद में जाके हम फिर अपने इरादे को लोगों के सामने रखेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक छुपे एजेंडे के रूप में काम किया और इन्होंने कहा कि हम साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करें ताकि अंग्रेज जो है ज़्यादा इस पे हावी ना हो जाए और हम अपना काम करते रहे। हमारा कोई मकसद या इरादा नहीं है कि, और हम ये चाहते हैं कि हम लोग केवल इस देश की शासन व्यवस्था में वैसा ही सुधार चाहते हैं जैसा सुधार आयरलैंड में वहाँ के देशवासी चाहते हैं। तो उस समय देखेंगे जब यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन की बात चल रही थी या आंदोलन हो रहा था, तो यह जो सिस्टम था आयरलैंड से अपनाया गया था और इसी को लेके एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में इस बारे में चर्चा की गई थी, विचार रखा गया था सर्वप्रथम। और बाद में जाके हम लोग देख रहे हैं कि होम रूल लीग आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तिलक ने इसकी स्थापना 1916 में कर दी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा आयरलैंड की तरह होना चाहिए हमारा होम रूल लीग, अर्थात होम रूल या स्वराज या स्वशासन, या हम बोल सकते हैं होम रूल लीग। आगे बढ़ते हैं। इसकी आवश्यकता स्पष्ट करते हुए तिलक कहते हैं कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, अतः समय का तकाजा है कि पिता उसको उसका उचित अधिकार दे दे। देखिए क्या होता है ना कि तिलक बहुत ही बेहतरीन वक्ता भी थे, तो बेहतरीन लिखने वाले भी थे।
तो जैसे उदाहरण होता है ना कि एक बेटा होता है, बेटे को माता पिता पालते हैं और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी जिम्मे बूढ़े माता पिता जिम्मेदारी बेटे को दे देते हैं। तो उसी को मतलब इस अंदाज में बोल रहे हैं कि अंग्रेजों से कह रहे हैं कि भारत उस बेटे की तरह, मतलब जो अब जवान हो चुका है, मतलब अब भारत में वो दृष्टिकोण और शक्ति और राजनीतिक चेतना आ चुकी है। अतः समय का तकाजा है कि अब हम जब जागृत हो चुके हैं तो हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए। उनका कहने का मतलब ये था। तो आपसे ये सब पूछेगा तो आप याद रखे रहिएगा। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस बात को तो सब बच्चे बच्चे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी कुछ खास बातें थी। जो तिलक का होम रूल लीग था, इसमें कुछ खास बातें थी। खास बातों में याद रखिए रहिएगा। पूछेगा कि किस सोसाइटी के लोगों को होम रूल लीग के सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, या तिलक के होम रूल लीग का सदस्य कौन सी सोसाइटी का व्यक्ति नहीं बन सकता था। तो वह आंसर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके सदस्य देखेंगे होम रूल लीग के जो मतलब सदस्य नहीं बन सकते थे। तो हो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को होम रूल लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। इसका कारण ये था कि ये बहुत ही उतने उग्र तरीके से अपनी बातों को नहीं रखते थे और इनका मानना था तिलक जी का कि ऐसे लोग जो हमारी विचारधारा से संबंध नहीं रखते हैं तो ऐसे लोगों को हम क्यों शामिल करें, नहीं तो हमारा जो आंदोलन है वह कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। तो इस बात को लेके इन्होंने कहा कि हम जो हैं, हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा मिलती नहीं है, इसलिए हम आप जो इसमें सदस्य शामिल हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में, इनके लोगों को हम अपने में शामिल नहीं करेंगे। फिर आगे तिलक ने अपने भाषण में मांग की स्वराज और तिलक ने अपने भाषण में स्वराज की मांग की और इनकी जो अन्य मांगे थी कि वह शिक्षा का जो माध्यम हो वह क्षेत्रीय भाषा में हो और प्रांतों का गठन जो है भाषाई आधार पे हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रांतों का जो गठन है भाषाई आधार पे हो। इस बात की मांग किसने की थी, तो तिलक जी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम जो देखेंगे होम रूल लीग के दौरान ही स्वराज की मांग करेंगे तथा वो अपनी मांगे रखेंगे कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्षेत्रीय भाषा में हो, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में हो, लेकिन प्रांतों का जो गठन हो वह भाषाई आधार पे हो, भाषाई आधार पे प्रांतों का गठन हो। इस बात को याद रखे रहिएगा कि किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की, तो तिलक ने सर्वप्रथम की थी। ठीक है। तिलक ने छुआछूत की निंदा करते हुए कहते हैं, जो तिलक थे वह छुआछूत की निंदा करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर भी छुआछूत को स्वीकार करेगा तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा किसने कहा था कि यदि ईश्वर भी छुआछूत को स्वीकार करेगा तो मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, तो वह तिलक जी ने कहा था। अब हम बात करेंगे, ये तिलक जी का होम रूल लीग था। जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी, जो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही जाएगा। आप एग्ज़ाम होगा तो देखिएगा। अब हम एनी बेसेंट के लीग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि होम रूल लीग देखेंगे दो लोगों के द्वारा स्थापित होता है। सर्वप्रथम तो एनी बेसेंट ने विचार रखा था, लेकिन सर्वप्रथम स्थापना जो करते थे करेंगे वो तिलक करेंगे। हमने उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम इनकी जो होम रूल लीग थी, इनके होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट ने अपने इन्होंने जो होम रूल लीग की स्थापना की वह सितंबर 1916 में की। और कहाँ पर की, मद्रास में। तो एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। क्योंकि तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश। अच्छा, इनका मकसद जो था वह देश को आज़ाद कराने वराने का नहीं था। इनका जो मेन मकसद था, ये चाहती ही नहीं थी कि देश आज़ाद हो। मैं आपको जो बातें हैं, इनका मकसद ही नहीं था देश, वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ जो है भारत को छोड़ के जाए। इनका बस ये मकसद था, जो क्रांतिकारी आंदोलन अब गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और देखेंगे इस समय क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत लगभग शुरू हो रही थी। तो इन सब को देखते हुए एनी बेसेंट ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की बात
कही कि जब होम रूल लीग की स्थापना की बात कही जाएगी, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जा सकता है और अंग्रेज ऐसे में विवश नहीं होंगे भारत को छोड़कर जाने में। तो इनका मकसद ही नहीं था। लेकिन अब एनिवेशन थी, तो इनका आगे पढ़ते हैं कि इनमें शामिल जो नेता थे, देखेंगे इनका जो लीग होता है, इस लीग में जो शामिल महत्वपूर्ण नेता थे उस समय के, वो सभी महत्वपूर्ण नेता इनके लीग में शामिल थे। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि तिलक के लीग में कौन शामिल था, अगर आपको तिलक के नेता मालूम है तो फिर उसके अलावा जितने भी नेता ऑप्शन में दिए जाएंगे वो सब एनिवेशन से संबंधित होंगे उनके लीग से। तो उस समय के सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल थे, जैसे मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, अरुणडेल या सुब्रमण्यम अय्यर, तेज बहादुर सप्रू, बीपी वाडिया। तो इसको हम याद कर सकते हैं मस्त से यम से मोतीलाल नेहरू हो गया, और ए से अरुणडेल हो गया, अरुणडेल, और यस से सुब्रमण्यम अय्यर हो गया, और टी से तेज बहादुर सप्रू हो गया। अब बीपी से बीपी वाडिया हो गया। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं इन नेताओं के नाम। बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रमुख चेहरा है, उनका नाम याद रखे रहिए। तो ये प्रमुख चेहरे हैं। ठीक है, फिर इनके दो न्यूज़पेपर थे, हम देखेंगे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। जैसे वहाँ मराठा और केसरी था ना, जिसके माध्यम से वो अपने लीग की बातों को लोगों तक पहुँचा रहे थे, तो ऐसे दो न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे कि एनिवेशन जो है वह लोगों तक अपने विचार को पहुंचाएंगे। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पूछेगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनके न्यूज़पेपर थे, तो वह एनिवेशन के थे। इसी समाचार पत्र के माध्यम से अपने लीग का प्रचार और प्रसार एनिवेशन करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों लीग अलग अलग बनी रही अथवा इनका आपस में विलय नहीं हुआ। तो इनका मानना था कि दोनों लीग अलग अलग काम करेंगे। अब आप सोचेंगे कि जब तिलक ने लीग होम रूल लीग स्थापना की है, तो एनिवेशन ने भी होम रूल लीग स्थापना की, तो अलग अलग क्यों? अलग अलग क्योंकि इनकी विचारधाराएं, जो इनके समर्थक थे, देखेंगे एनिवेशन के कुछ समर्थक और तिलक जी के कुछ समर्थक, ये दोनों एक दूसरे को कुछ समर्थक देखना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि भाई हम अपने अपने स्तर पर काम करेंगे, और इन्होंने अपना अपना क्षेत्र बांट भी लिया था। हम आगे वीडियो में इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं, इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्र का बंटवारा कर लिया। तो देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन दोनों के द्वारा चलाया जाता है। तो तिलक ने जो तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का क्षेत्र था, वह महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत और कर्नाटक। यहाँ देखिए महाराष्ट्र, बरार, देखिए यहाँ मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार, इतना क्षेत्र जो था, एक मिनट, ये इतना क्षेत्र ज़्यादा मोटा हो गया ना, एक मिनट, पेंसिल को और पतला करने दीजिए। यहाँ से आप देखेंगे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रांत वाला क्षेत्र हो गया, और कर्नाटक का क्षेत्र हो गया। ये तिलक का होम रूल लीग जो है, तिलक की होम रूल लीग का जो क्षेत्र था, इतना ही क्षेत्र तिलक का था। देखिए यहाँ महाराष्ट्र हो गया, बरार हो गया, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में तिलक अपने लीग के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करते थे, लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर रहे थे। और एनिवेशन के लीग का जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय। आप देखेंगे इस क्षेत्र को छोड़कर और जितने भारत में शेष भाग बचा हुआ है, या जो है एनिवेशन के लीग से लोग शामिल थे। तो एनिवेशन पूछेगा किसके लीग का स्वरूप जो अखिल भारतीय था, तो एनिवेशन का जो होम रूल लीग था, इसका स्वरूप अखिल भारतीय था। अखिल भारतीय का मतलब हो गया संपूर्ण भारत इसमें शामिल था। अब इतना ही भाग छोड़ दीजिए, बाकी संपूर्ण भारत तो शामिल ही था। तो इनका जो स्वरूप था वह अखिल भारतीय था एनिवेशन के लीग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस आंदोलन का विस्तार भारत के बाहर भी हुआ। आप पूछेंगे कि इस आंदोलन का विस्तार कहाँ हुआ, तो इस आंदोलन का विस्तार जो देखेंगे होम रूल लीग का, वह भारत के बाहर भी हुआ। तो आपसे स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकता है कि होम रूल लीग का जो विस्तार था केवल भारत तक ही था, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन का जो विस्तार हुआ वह भारत से बाहर भी हुआ। तो कहाँ पर हुआ, तो अमेरिका में हुआ। आप देखेंगे अक्टूबर 1915 में होम रूल लीग की
स्थापना अमेरिका में कर दी जाती है और इसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय चुने जाते हैं। अमेरिका में अक्टूबर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना कर दी जाती है और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय चुने जाते हैं। वहीं इंग्लैंड में भी देखेंगे जून 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष जो हैं डी ग्राहम पोल चुने जाते हैं। डी ग्राहम पोल इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो दो बातें याद रखी रहिएगा कि यह भारत में ही नहीं बल्कि इस आंदोलन का जो विस्तार था वह भारत के बाहर अमेरिका और इंग्लैंड में था। अमेरिका में अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय और यहीं पर इंग्लैंड में इसकी अध्यक्षता डी ग्राहम पोल द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, समाप्ति की ओर कि इस होम रूल लीग आंदोलन की आंदोलन कब समाप्त हुआ इस बारे में हम आपको बता दें। होम रूल लीग के आंदोलन की समाप्ति जो है सरकारी दमन, जो तिलक का होम रूल लीग था यह सरकारी दमन का शिकार बना। सरकार के कारण बताओ नोटिस जारी किया। देखेंगे कि जो तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था उसको सरकारी नोटिस आता है और कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर 60वां जन्मदिन के अवसर पर और 60,000 का जमानत राशि भरने को कहा गया। आप देखेंगे कि तिलक जी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और उस समय 60वां जन्मदिन का अवसर था जब यह नोटिस जारी हुआ था और तिलक जी को आप देखेंगे 60,000 का मुचलका अर्थात जमानत राशि भरने को कहा गया कि अगर आप जमानत चाहते हो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि आप अगर जमानत चाहते हो तो आप 60,000 रुपये भरो पहले। तो सोचिए कितना बड़ा रकम था। तो कितने बड़े व्यक्तित्व रहे होंगे कि इनको कितना डर लगता था अंग्रेजों को इनसे। जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की पूरी टीम ने तिलक के समर्थन में मुकदमा लड़ा। आप देखेंगे तिलक जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, इनका 60वां जन्मदिन होता है उस साल और यह 60,000 जो है जमानत राशि रखी जाती है सरकार की तरफ से। तो 60,000 जमानत राशि रखी जाती है। इनको छुड़ाने के लिए देखेंगे जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों ने, यही जिन्ना है। अब देखेंगे तिलक और जिन्ना का कॉम्बिनेशन, या जिन्ना जो है इनके नेतृत्व में वकीलों की पूरी टीम ने तिलक के समर्थन में मुकदमा लड़ा और तिलक निर्दोष साबित हुए। तो पूछेगा कि इनके नेतृत्व में वकीलों ने मुकदमा लड़ा तिलक को छुड़ाने के लिए, तो जिन्ना के नेतृत्व में, और यहाँ देखेंगे इनको सफलता भी मिलती है और तिलक को निर्दोष साबित किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ सरकारी आश्वासन और घोषणाएं भी दी जाती हैं। जो इनकी स्वशासन की मांगें थी उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करने की बात कही जाती है। तो इस प्रकार आंदोलन धीमा होता चला जाता है। अब हम बात करेंगे आगे। हम बात करेंगे जब तिलक पर यह मुकदमा चलाया गया तो तिलक मान लीजिए निर्दोष साबित हो गए, लेकिन उसी समय तिलक देखेंगे इंग्लैंड चले जाते। अच्छा, इंग्लैंड जाने का उनका कारण क्या होता है, क्यों जाते हैं? तो अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए। किस पर मुकदमा किया गया था? तो वैलेंटाइन सिरोल पर। अब ये मैटर आपको अच्छे से समझिए। वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करते हैं तिलक। क्यों मुकदमा करते हैं? क्योंकि सिरोल की पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक है। आप देखेंगे जो वैलेंटाइन सिरोल है इसकी एक पुस्तक है इंडियन अर्नेस्ट, इसमें तिलक को वह भारतीय अशांति का जनक कहता है। तो ऐसे में जो है तिलक इन पर मुकदमा कर देते हैं इंग्लैंड में। तो उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए या तिलक जो है चले जाते हैं इंग्लैंड। ठीक है, सिरोल एक संपादक था किसका? लंदन टाइम्स। लंदन टाइम्स जो पत्रिका थी उसमें एक संपादक था वैलेंटाइन सिरोल। इसने ही कमेंट किया था कि इन्हें भारतीय अशांति का जनक बता दिया था। 1907 में ईस्वी में यह भारत भेजा गया था 1900 स्वदेशी आंदोलन के नज़दीक से देखने के लिए कि जाओ स्वदेशी आंदोलन पर अपने जो बातें हैं उसको लिखो, बताओ। तो इसको लेके इसने कमेंट किया था कि जो तिलक है यह भारतीय अशांति के जनक है। तो इस बात पर मतलब इन पर मुकदमा तिलक के द्वारा किया जाता है। और फिर यह देखेंगे कि जब इधर से छूटते हैं तो उधर चले जाते हैं इंग्लैंड। इस तरह जब मेन नेता ही चला जाएगा तो आंदोलन बहुत शिथिल पड़ने लगता है।
और आगे देखेंगे कि एनी बेसेंट जो ऊटी में नज़रबंद कर ली जाती हैं जून 1917 में, ऊटी में इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। इधर तिलक वहाँ जाते हैं तो तिलक की लीक कमज़ोर पड़ने लगती है। इधर एनी बेसेंट को ऊटी में नज़रबंद कर लिया जाता है 1917 में। पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं जब तिलक जी को नज़रबंद कर लिया जाता है। तो सुब्रमण्यम अय्यर ने, आप देखेंगे कि जब एनी बेसेंट को नज़रबंद कर लिया जाता है तो नाइटहुड की या सर की उपाधि को त्याग देते हैं। तो नाइटहुड या सर की उपाधि कौन त्यागता है? सुब्रमण्यम अय्यर। तथा वुडरो विल्सन को पत्र लिखकर भारत को स्वशासन दिलाने की मदद की अपील करते हैं। तो किसको पत्र लिखते हैं? सुब्रमण्यम अय्यर वुडरो विल्सन इसको पत्र लिखते हैं और स्वशासन दिलाने की मदद की अपील करते हैं। ठीक है। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी ने इनकी लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि कर दी। देखेंगे एनी बेसेंट की गिरफ्तारी होती है तो इनकी लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और इसका परिणाम यह हुआ कि 1917 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है उसकी अध्यक्ष भी बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार इनका जो है कद राजनीति में बढ़ने लगता है और इनकी काफ़ी अच्छी खासी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हों या हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो शेष जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।